Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is The Kings and Kingdoms in India, that is from 700 to 1200 AD. And before starting the chapter, we have to know some important terms. That is feudatory, a person to whom the ruler grants a land on certain conditions of service. यानी कि एक पर्सन, उसको क्या कहा जाता है? फ्यूडेटरी कहा जाता है, जिसको जो रूलर है कुछ कंडीशंस पर एक लैंड को ग्रांट करता है. सेकेंड इज मंडलम्स. मंडलम्स क्या होता है? प्रोविंसेस ऑफ द चोला किंगडम. चोला रूलर जो थे, उनका जो किंगडम था उसमें अलग अलग प्रोविंस बने हुए थे, साम्राज्य बने हुए थे, उनको मंडलम्स के नाम से जाना जाता था. थर्ड है वालानाडूस. वालानाडूस क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ द चोला किंगडम. चोला किंगडम की जो डिस्ट्रिक्ट थी, यानी प्रोविंस को मंडलम बोला जाता था, वहाँ जो डिस्ट्रिक्ट थी उसको वालानाडू बोला जाता था, विलेजेस को नाडूस बोला जाता था. एंड व्हाट इज तनियूर? तनियूर इज द लार्ज टाउन इन द चोला किंगडम, जो एक बहुत बड़ा टाउन था. नगराम, that is assembly dominated by traders and merchants. assembly जिसमें ट्रेडर एंड मर्चेंट्स डील करते थे, यानी उनका ग्रुप, उसको क्या कहते थे? नगराम. मनी नगराम, that is guild of traders, association of traders. 36 about merchants. merchants को इस नाम से बोला जाता था. गोपुरम, दैट इज लोफ्टी टेम्पल गेटवे. आपने देखा होगा बड़े बड़े चोटी वाले जो मंदिर होते हैं, बहुत ऊंचे जो मंदिर होते हैं, दैट इज गोपुरम. ओके, नेक्स्ट इज अलवर्स. अलवर्स, द वैष्णविती सेंट्स हु प्रीच भक्ति, जो भक्ति को प्रीच करते थे. नैनार्स, नैनार्स कौन थे? द शैवती सेंट्स हु प्रीच भक्ति. ओके, नेक्स्ट इज Lingayat. Lingayat, an important religion movement established by Basava of Karnataka. बसावा ऑफ कर्नाटका में एक इम्पोर्टेंट रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, एक मूवमेंट चली थी जिसको लिंगायत के नाम से जाना जाता था. एंड नेक्स्ट इज ब्रह्मदे. ब्रह्मदे इज द टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स गिवन टू ब्राह्मण, जो ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट दी जाती थी, दैट इज ब्रह्मदे. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर. Political developments in North India from 700 to 1200 AD. After the death of Harsh, his vast empire disintegrated into peace. An atmosphere of confusion, chaos and anarchy prevailed in northern India. जब हर्षवर्धन एक राजा की डेथ हो जाती है तो उस टाइम क्या होता है, उसका इतना बड़ा एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट यानी टुकड़ों में टूटना शुरू हो जाता है. और उस टाइम पर एक कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, और कौन रूलर बनेगा, अनार्की एक तरीके से शुरू हो जाती है नॉर्दर्न इंडिया में. अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट्स हु वर फ्यूडोट्रीज ऑफ हर्ष emerged as independent kingdoms. और उस टाइम पर जब डिसइंटीग्रेटेड हो गया था एम्पायर, तो छोटे छोटे जो एम्पायर थे, प्रोविंस थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था. These kingdoms were constantly engaged in mutual war. और एक दूसरे के किंगडम को ऑक्यूपाई करने के लिए ये सारे किंगडम आपस में वॉर में उलझे रहते थे. Many important political developments took place in India between 700 and 1200 AD, which came to be known as the Rajput period. इस पीरियड को राजपूत पीरियड के नाम से जाना जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो रूलर थे वो राजपूत क्लैन से थे. ओके, इन द 8th century, 3 powerful kingdoms arose in northern India and Deccan. The kingdoms of Gujrapatihara and the Palas, एंड थर्ड इज राष्ट्रकूटास. ओके, तो ये तीन किंगडम जो थे ये बहुत पावरफुल किंगडम थे, ये एरोस यानी उभर कर सामने आए थे. दिस पावरफुल किंगडम्स वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर, और तीनों आपस में झगड़ते रहते थे, तीनों का आपस में वॉर चलता रहता था. इन द 10th century, many other Rajput kingdoms emerged in northern and central India. These included the Chahmans or Chauhan,
that is Parmars, Bundela, Solanki, Chandela, etc. In the 10th century, Muhammad of Ghazni invaded India and plundered many towns, cities and temples. 10th सेंचुरी में मोहम्मद गजनी, सबने नाम सुना होगा, इंडिया को इन्वेड किया और बहुत सारे टाउन्स को, जो पावरफुल टाउन्स थे, प्रोस्पर टाउन थे, सिटीज एंड टेम्पल को लूट कर ले गया. इन द लेट 12th सेंचुरी मोहम्मद गोरी इन्वेडेड इंडिया एंड पुट एन एंड टू द हिंदू रूल इन नॉर्दर्न इंडिया. और इस तरीके से 12th सेंचुरी में मोहम्मद गोरी ने इंडिया को इन्वेड किया और जो हिंदू रूलर पृथ्वीराज चौहान लास्ट हिंदू रूलर थे, लास्ट राजपूत रूलर थे, तो हिंदू रूल को इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में खत्म कर दिया. दीज टू इन्वेशन led the foundation of Delhi सल्तनत and मुस्लिम रूल इन इंडिया. और इस तरीके से इंडिया में दिल्ली सल्तनत या फिर मुस्लिम रूल इन इंडिया में शुरुआत हुई. ओके, नेक्स्ट इज वन बाय वन जो पावरफुल किंगडम थे उनके बारे में हम बात करेंगे. फर्स्ट इज गुर्जर प्रतिहारा. The Pratihars, also known as Gurjar Pratiharas, were descendantly of the Gurjars who entered India immediately after the Hunas, and they established their kingdom at Avanti, Malwal, at southwestern parts of Rajasthan, and later they occupied Kannauj. Nagabhat was the first prominent ruler of this dynasty. और गुर्जर प्रतिहारा ये जो हुनाज के बाद इंडिया में आए थे, इनमें जो फर्स्ट रूलर कौन था? नागाभट्टा. Nagabhatta I was the first prominent ruler of this dynasty. He crushed the Arab Muslims of Sindh. उन्होंने अरब मुस्लिम ऑफ सिंध को हरा दिया था. His son Vatsaraj conquered Kannauj and made it his capital. उसके बाद Mihra Bhoj was another famous ruler of this dynasty who adopted the title of Adivara after subduing the Palas of Bengal. And during the reign of Mahendrapala I, the Pratiharas were the rulers of entire northwestern India. और थर्ड इम्पोर्टेंट रूलर थे महेंद्रपाला I, जिसके टाइम पर पूरा जो इंडिया था, एंटायर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इनके अंडर में था, यानी गुर्जर प्रतिहारा के अंडर था. आफ्टर महेंद्रपाला द प्रतिहारा किंगडम बिगिंस टू डिक्लाइन बिकॉज ऑफ वीक एंड इनकम्पिटेंट सक्सेसर्स. और महेंद्रपाला के बाद जो गुर्जर प्रतिहारा किंगडम था वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है क्योंकि इतने एफिशिएंट सक्सेसर्स नहीं थे. नेक्स्ट है पालास. Palas kingdom. The Palas ruled over Bihar and Bengal. The region was in a state of great turmoil, anarchy and unrest. Now Gopala was the first ruler of the Pala dynasty. गोपाला फर्स्ट रूलर थे, इसके नाम पर ही पाला डायनेस्टी शुरू हुई है. गोपाला वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द पाला डायनेस्टी एंड प्रोवाइडेड अ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन टू बंगाल, जिसने बंगाल में एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन की इस्टेब्लिशमेंट की. His son धर्मपाला expanded his kingdoms across the Gangetic plain. उसके बाद उनका बेटा धर्मपाला, जिसने किंगडम को थोड़ा और एक्सटेंड किया across the Gangetic plains. He founded the famous monastery of विक्रमाशिला which later grew into a university. और इसकी फाउंडेशन भी विक्रमाशिला फाउंडेशन, विक्रमाशिला यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन भी इन्होंने ही रखी थी. Devpala won over Odisha, now Odisha and Assam. He was a great patron of learning and built the famous Mahabodhi temple at Bodh Gaya. और ये बुद्धिज्म के फॉलोअर थे और महाबोधि टेम्पल ऑफ बोध गया ये इन्होंने ही बिल्ट कराया था. As the 12th century drew to an end, the Pala kingdom fell to the invasion of Bhaktiyar Khilji, the general of Muhammad Ghori and weak successors. Next है Rashtrakutas. The Rashtrakutas ruled over Deccan. Deccan साउथ की साइड इनका रूल था. They were feudatories of the Cholukyas of Badami. They rose to power under पंतिवर्मन, also called दंती दुर्गा. दंती वर्मन के अंडर में इन्होंने अपने किंगडम को पावरफुल बनाया. दंती वर्मन is also called दंती दुर्गा. He established an independent kingdom and made Malkhed near Solapur, that is Maharashtra, as his capital. He undertook great conquest and defeated the rules of Kanchi, Kalinga, Koshala, Malwa, etc. and the Cholukya ruler Kritivarman II.
He assumed the titles of महाराजा धीराज परमेश्वर, और इनको टाइटल भी मिला महाराज धीराज परमेश्वर का एंड परम भद्रकारा. His successor Krishna I extended his kingdom up to Karnataka, and then Dhruva further extended it to the Kaveri river in the south. The Rashtrakuta Empire stretched from Kannauj to Kanyakumari and from Bharuch to Varanasi during the reign of Govinda III, whereas Amoghavarsha I ruled for 62 years. Krishna III, the last great Rashtrakuta ruler, defeated the Cholas and conquered Kanchi. He also captured Tanjore and defeated the Parmars of Ujjain. During this rule, for nearly 200 years, the Rashtrakutas gave political unity and stability to the Deccan. और कम से कम इन्होंने 200 साल तक रूल किया है डेक्कन में. उस ड्यूरेशन में इन्होंने डेक्कन में एक पॉलिटिकल यूनिटी बना के रखी और एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन बना कर रखा. They got rock cut caves excavated in the Deccan. Next is tri-party struggle, and this is very important. ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, जैसा कि आपने पहले ही सुन चुके हो आप कि ये तीनों पावरफुल किंगडम थे, तीनों आपस में स्ट्रगल करते रहते थे कि कौन इनमें से ज़्यादा पावरफुल है. तो तीनों के स्ट्रगल को ही क्या नाम दिया गया है? ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल. ओके. The Gurja Pratiharas, Palas and Rashtrakutas were contemporary kingdoms and warred constantly to gain hold to Kannauj. कन्नौज जो कि एक बहुत ज़्यादा पावरफुल किंगडम था, जो बहुत ज़्यादा वहाँ पर उपजाऊ फर्टाइल था, इसीलिए वो कन्नौज को तीनों क्या करना चाहते थे? कन्नौज को ऑक्यूपाई करना चाहते थे. तो तीनों की कांस्टेंट स्ट्रगल चलती रहती थी, वॉर चलती रहती थी, एंड दिस इज कॉल्ड ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल. एंड नेक्स्ट है आपकी राजपूत्स. The word Rajput has its roots in the Sanskrit word Rajputra, which means son of a king. राजपूत का मतलब है राजपुत्र, एक संस्कृत वर्ड से निकला है जिसका मतलब है son of a king. Around the end of the 10th century AD, the kingdoms of the Pratiharas, Palas and Rashtrakutas declined almost simultaneously. 10th सेंचुरी तक जो तीनों ये पावरफुल किंगडम थे इंडिया में, ये डिक्लाइन हो जाते हैं. न्यू डायनेस्टीज एरोज इन दिस टेरिटरी, उसकी जगह नई डायनेस्टी आती हैं. मोस्ट ऑफ दीज न्यू डायनेस्टीज वर राजपूत. ज़्यादातर जो डायनेस्टी थी वो राजपूत क्लैन से थी, जो कि अपनी बहादुरी के लिए, सेंस ऑफ ऑनर के लिए, प्रेस्टीज के लिए बहुत फेमस थी. द राजपूत्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मेडिवियल पीरियड. देयर ओरिजिन इज श्राउडेड इन मिस्ट्री. और जो भी मेडिवियल पीरियड से सोर्सेज हमें मिले हैं उससे हमें पता लगा है राजपूत जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे. ओके. दे वर ईदर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, या राजपूत जो है सूर्यवंशी होते हैं या चंद्रवंशी होते हैं. सम राजपूत क्लैन ऑल्सो कंसिडर्ड देमसेल्व्स बिलोंगिंग टू द फायर फैमिली, दैट इज अग्निकुल. और कुछ राजपूत कहते हैं कि वो फायर फैमिली यानी अग्निकुल से बिलोंग करते हैं. दे बिलीव दैट दे वर बोर्न ऑफ अ सेक्रीफाइशियल फायर, जो कि एक सेक्रीफाइशियल फायर से वो बोर्न हुए थे. ओके. द गादावाला ऑफ कन्नौज, the Parmara of Gujarat and the Kalochis of Tripura, the Tomaras of Delhi and the Senas of Bengal etc. were some of the famous Rajput dynasties during the medieval period. और ये some of the famous Rajput dynasty हैं जो medieval period में उभर कर सामने आई थी. The Rajput kings frequently fought amongst themselves. आपस में जो राजपूत किंग थे ये आपस में ही फोर्ट करते रहते थे, and their disunity attracted the टर्किश इन्वेशंस. और इनकी जो डिसयूनिटी थी यानी आपस में इनकी वोट चलती रहती थी, इससे जो तुर्किश लोग थे, तुर्किश रूलर थे, उन्होंने इंडिया में इन्वेट किया. नाउ नेक्स्ट है चाहमानस. चाहमानस और दैट इज अजमेर एंड दिल्ली. अजमेर एंड दिल्ली के जो चौहान्स थे उनके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. द अर्लियर चौहान्स वर फेडरेटरीज ऑफ द प्रतिहारास, and Ajay Raja defeated Sultan Muhammad near Ajmer and conquered Bundelkhand, Delhi and parts of Punjab. And Vaishyadeva and Vighraja IV annexed Gujarat and captured Delhi and Jhansi. Prithviraj III was a brave warrior who captured Bhiwani, Rewari and part of Alwar and defeated Chandela's rule too.
He defeated Muhammad Ghori in 1191 AD in the first battle of Tarain. A year later, he was however defeated by Muhammad Ghori in the second battle of Tarain. और जिनमें से कुछ फेमस चौहान्स हैं जैसे कि अजय राजा जिन्होंने सुल्तान मोहम्मद को डिफीट किया था, एंड विसल देवा दैट इज विग राजा 4, पृथ्वी राजा 3। पृथ्वीराज आप सब लोग जानते हैं, पृथ्वीराज एक ग्रेट रूलर, एक ग्रेट किंग थे जो 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन में मोहम्मद गोरी को हरा देते हैं, लेकिन एक साल के बाद फिर से मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है परमार्स। ये हम राजपूत डायनेस्टी पढ़ रहे हैं वन बाय वन। ओके, Parmars, the earlier Parmars, rulers of Malwa, were feudatories of the Rajputas. Munja was a brave warrior who defeated the Hunas and the Kalchuris and later annexed Mount Abu and Gujarat. और इनमें से फेमस रूलर कौन थे? मुंजा, जिन्होंने एक बहुत बहादुरी से डिफीट किया हुनास को और कल्चुरीज को, और उसके बाद पूरे माउंट आबू एंड गुजरात को एनेक्स किया। उसके बाद राजा भोज, राजा भोज भी आपने सुना होगा। राजा भोज द नेफ्यू ऑफ मुंजा वॉज द मोस्ट फेमस परमार रूलर। ही मेड धार हिज कैपिटल। नेक्स्ट है चंडेलास। The Chandelas were feudatories of the Pratiharas who declared themselves independent in 900 AD and Yashovarman was a great conqueror. इनमें से कौन फेमस थे? यशोवर्मन। ओके, यशोवर्मन was a great conqueror, एक ग्रेट विजेता थे। He captured Kalinjar and Chedi and Malwa and defeated the rulers of Koshala, Mithila and Gaur Bengali. His son Dhangdeva defeated the Pratihara ruler of Kannauj and Koshala. Kirtivarman and Madanvarman too were famous ruler. और इनके अलावा और कौन फेमस थे? कृतिवर्मन, धंगदेवा and Madanvarman. These are the famous ruler of Chandelas group. Okay. Next है Solankis. The Solankis rose to power under Mullah Raj I, who established himself in Gujarat and made Ahilwara his capital. मूल राज वन के अंडर में जो सोलंकीज थे वो फेमस हुए, पावर में आए, एंड हिज कैपिटल सिद्धराज वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द डायनेस्टी। और इस डायनेस्टी के फेमस पावरफुल रूलर थे सिद्धराजा। ओके, he defeated the Chauhans, Parmars and Chandelas. The invasion of Alauddin Khilji in 1297 AD dealt a final blow to his dynasty and the Solanki kingdom was annexed by the Sultanate of Delhi. Rajput rulers were great patron of learning and literature. Bhoj patronized many scholars. Art and architecture also flourished under the Rajput ruler. Rajput ruler जो थे ये learning और literature के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। उसके अलावा एक great scholar भी थे। आर्ट एंड आर्किटेक्चर इनके टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हुए। दे बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पैलेसेस, फोर्ट्स एंड टेम्पल्स एटसेट्रा। टेम्पल्स एंड पैलेसेस वर डेकोरेटेड विद murals. Miniature paintings also began to be made during this time, and Rajasthan and Pahadi styles of painting also came to be recognized as different styles. Invasions of Muhammad of Ghazni. Muhammad of Ghazni was the first Turkish invader. फर्स्ट टर्किश इन्वेडर था मोहम्मद ऑफ गजनी जिसने इंडिया में इन्वेड किया था। ही रूल्ड ओवर गजनी अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का एक छोटी सी जगह है गजनी, वहाँ वो रूल करता था। ही ड्रीम्ड ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ वास्ट एम्पायर इन सेंट्रल एशिया फॉर विच ही नीडेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी। उसकी एम क्या थी? उसकी डिज़ायर थी कि सेंट्रल एशिया में उसे बहुत बड़ा एम्पायर स्टैंड करना है, उसके लिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिए था एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाने के लिए। He had heard of the fabulous riches of temples and palaces of India. इंडिया के बारे में बहुत कुछ उसने सुना था कि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, जो मंदिर हैं, पैलेसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा रिच सोर्स हैं।
He invaded India 17 times between 1000 to 1026 AD और इसलिए इंडिया पर 17 टाइम्स उसने अटैक किया, 17 टाइम, ओके। एंड ही प्लंडर्ड अ नंबर ऑफ सिटीज़ एंड टेम्पल्स, और उस ड्यूरेशन में जो 17 टाइम प्लंडर अटैक किया उसने बहुत सारे शहर और मंदिरों को लूट लिया। Some of these campaigns were against Nagarkoti, that is 1009 AD, and Thaneshwar and Mathura and Kannauj and Kilinjar and Somnath, of which the invasion of Somnath was the most disastrous one, and he died in 1030 AD। और बहुत सारे मंदिर जो कि फेमस मंदिर थे जैसे कि नगरकोट, थानेश्वर, कन्नौज, किलिंजार एंड सोमनाथ, इनको प्लंडर किया, जिसमें से सोमनाथ को जब लूटा गया था वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था, बहुत ज़्यादा डिस्टारियस था। Muhammad's invasion shook northern and western India. The country became exposed to future Turkish invasions, and the Turks introduced Islam in India. Al-Burani, who visited India in the midst of Muhammad campaign, wrote, "We also get vivid accounts of India by Firdusi, who wrote Shamil." और बहुत सारे अकाउंट इसमें फेमस हैं जैसे कि ताके हिंद, किताबुल हिंद and vivid accounts of India by Firdusi, who wrote Shahnameh. Okay, next is invasion of Muhammad Ghori. ये तो था मोहम्मद ऑफ गजनी ने जब इन्वेड किया इंडिया को। नेक्स्ट इज अबाउट मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी वॉज द रूलर ऑफ घोर, अ स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान। ये भी कौन सी कंट्री से बिलोंग करता था? अफगानिस्तान के एक घोर किंगडम से। ही वॉज एन एम्बिशियस रूलर हु टू ड्रीम्ड ऑफ अ लार्ज एम्पायर इन सेंट्रल एशिया बट फेल्ड। ये भी चाहता था कि सेंट्रल एशिया में इसका बहुत बड़ा एम्पायर हो, बट फेल हो जाता है। ही इन्वेडेड इंडिया नॉट मेयरली टू प्लंडर बट ऑल्सो टू रूल इट। और क्या चाहता था वो? सिर्फ लूटना ही नहीं चाहता था, प्लंडर करना ही नहीं चाहता था, उस एम्पायर पर रूल भी करना चाहता था। By 1190 AD, he captured Peshawar, Lahore and Sialkot and also annexed Punjab and Sindh। 1190 AD तक उसने इंडिया की बहुत सारी जगह को एनेक्स कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, जैसे कि पेशावर, लाहौर, सियालकोट एंड पंजाब एंड सिंध। Earlier in 1178 AD, he was defeated by Bhimdev Solanki, the ruler of Gujarat। जब पहले उसने अटैक किया था 1178 में, तो राजपूत रूलर था भीमदेव सोलंकी, उसने डिफीट कर दिया था मोहम्मद गौरी को। नाउ मोहम्मद टर्न इनटू कॉन्क्यूर द गंगेटिक प्लेन्स वेयर ही कंट्रोफर्ड पृथ्वीराज III, द रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। और उसके बाद दोबारा से उसने इंडिया पर अटैक करने की सोची गंगेटिक प्लेन्स वाले एरिया में, जहां पर कौन रूल कर रहा था उस टाइम? पृथ्वीराज III। घोरी वॉज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन इन 1191 AD। 1191 AD में फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन होती है, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। बट इन द सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन इन 1192 AD, पर एक साल के बाद फिर से एक बैटल होती है। ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। इन 1194 ही डिफीटेड जयचंद, द रूलर ऑफ कन्नौज, हु हैड हेल्प्ड हिम अगेंस्ट पृथ्वीराज। और उसके बाद जयचंद, जिसने किसकी? मोहम्मद गौरी की हेल्प की थी पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट, ओके, उसको भी वो हरा देता है। ही एनेक्स्ड कन्नौज इन 1198 AD, अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज द गवर्नर ऑफ द कॉन्क्यूर्ड टेरिटरीज इन इंडिया एंड वेंट बैक टू हिज कंट्री। उसके बाद वहाँ पर 1198 में वो अपने एक गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया में अपॉइंट कर जाता है कि ये मेरी जीती हुई टेरिटरीज हैं, यहाँ पर वो रूल करेगा, और वापस अपनी कंट्री अफगानिस्तान में चला जाता है। नाउ सम पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन साउथ इंडिया। द रीजन साउथ ऑफ द विंध्यास माउंटेन्स नोन एज दक्षिण पथ and is a vast plateau dotted with forested hills and river valleys। ये एक वास्ट प्लेट्यू है जो दक्षिणा पथ के नाम से फेमस था।
The rugged topography and dense forest led to the development of a culture which was completely different from that of the North India. और यहाँ की जो लैंड है, टोपोग्राफी है, डेंस फॉरेस्ट की वजह से यहाँ जो लोगों का कल्चर है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्थ इंडिया. देयर इज़ हार्डली एनी मिक्सचर ऑफ कल्चर इन सर्दर्न इंडिया. सर्दर्न इंडिया में कोई कल्चर मिक्सिंग नहीं है जैसे कि नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है. एंड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड देयर वॉज एन unprecedented struggle for power among regional kingdoms of the south as well. Now next is about Deccan kingdoms. The Deccan kingdoms included the Rashtrakutas, Western Chalukyas, Yadavas and Kakatiya and Hoysalas. Most of these dynasties were feudatories which later became independent, and these kingdoms fought among themselves. आपस में ये किंगडम जो थे, डेक्कन किंगडम थे, ये लड़ते रहते थे जैसे कि राष्ट्रकूटास, वेस्टर्न चोलक्यास एंड यादव्स एटसेट्रा. एंड however they made rich contribution to culture development of their territories. We have already read about the Rashtrakutas और हमने राष्ट्रकूटास के बारे में हम पढ़ ही चुके हैं. इनकी जो कल्चर डेवलपमेंट है इनके कारण, डेक्कन किंगडम के कारण बहुत ज़्यादा उभर कर बहुत ज़्यादा डेवलप हुई उस टाइम पर. द चोलक्यास ऑफ कल्याणी वर ऑल्सो कोल्ड वेस्टर्न चोलक्यास, और चोलक्यास ऑफ कल्याणी उनको वेस्टर्न चोलक्यास भी कहते थे. The empire stretched from the Krishna river in the north to Vangi in south in आंध्र प्रदेश. और एम्पायर जो है वो कृष्णा रिवर से लेके नॉर्थ टू वेंगी इन साउथ इन आंध्र प्रदेश तक स्ट्रेच था. And the Yadavs ruled over Devagiri, that is near दौलताबाद in महाराष्ट्र. और यादव कहाँ रूल करते थे? वो रूल करते थे इन देवागिरी. And the Hoysalas were feudatories of the Cholas and the Western Cholukyas. They ruled over Mysore and parts of Tamil Nadu. Their capital was at Dwarkamudra near Mysore. And the Kakatiya were feudatories of Western Cholukyas and ruled over Warangal. Next is Kingdoms of South India. Kingdoms of South India. Pallavas, Pandya and Chola were powerful kingdoms of South India. The Pallavas and Pandyas and Cholas. Okay, Pandavas जो थे वो रूल करते थे over the plains of Tamil Nadu and their capital at Kanchi. They were feudatories of the Satvahans of Andhra Pradesh and became independent later. और ये किसके feudatories थे? सतवाहन ऑफ आंध्र प्रदेश. उसके बाद अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं. They were great patron of art and architecture. They got built the रथ टेम्पल्स, जैसे कि आप साउथ में रथ टेम्पल देखोगे ब्यूटीफुल्स, ये पालवास के टाइम पर के ही बने हुए हैं. एंड इन द 9th century the Chola defeated the Pallava and ended their rule. Next is Pandyas. Pandyas ruled over Madurai. They were a great maritime power. उनकी बहुत ज़्यादा समुद्री पावर बहुत ज़्यादा थी. And the Chola re-emerged as a great power in the 8th century because of Pallava Pandya rivalry. Now next is the Cholas a case study. यहाँ आपको एक केस स्टडी दी हुई है चोला एम्पायर के बारे में, जैसे कि चोला एम्पायर कहाँ कहाँ पर फैला हुआ था, कौन कौन से वहाँ चोला किंगडम के फेमस रूलर रहे जिन्होंने अपने चोला एम्पायर को बहुत ज़्यादा वास्ट किया, कौन कौन से आर्किटेक्चर, कौन कौन से टेम्पल्स उन्होंने बिल्ट किए, कौन कौन से एरिया को उन्होंने कॉन्क्यूर किया. तो ये आप खुद पढ़ेंगे. ओके, एंड हियर इज़ द इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑल्सो. इंटरेस्टिंग फैक्ट में क्या लिखा है, जो वर्ड है आपका दैट इज गंगाई कोंदा चालुपुरम इज फॉर्म्ड फ्रॉम 4 words which working backward means the city Puram of the Cholas and who brought Konda of the river Gangal. It is believed that Rajendra Chola जो कि एक किंग थे that brought enough holy water for the Ganga back with him to fill the entire temple tank here. जिन्होंने गंगा के पानी को पूरा टैंक भरने के लिए वो वापस लेके आए थे. उसके बाद है चोला एडमिनिस्ट्रेशन. चोलास जो किंग थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी? चोला एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट थी. जो
किंग था वो गवर्नमेंट का हेड कहलाता था, गवर्नमेंट का हेड होता था। उसके अलावा अलग अलग बनाए गए थे लोग, जैसे कि ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया था। 6 मंडलम में पूरे चोला किंगडम को डिवाइड कर दिया गया था और विलेजेस बनाए गए थे, डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे। उसके अलावा अलग अलग ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल को तैनात किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था, ताकि वो अच्छे से वहाँ एडमिनिस्ट्रेट कर सकें। नेक्स्ट इज अबाउट द रेवेन्यू एंड ट्रेड। रेवेन्यू एंड ट्रेड सिस्टम क्या था चोलास का? लैंड पर टैक्स लगता था, ट्रेड पर टैक्स लगता था, जो कि वहाँ का मेन सोर्स ऑफ इनकम था। और इस सोर्स से क्या किया जाता था? जो रॉयल हाउस होल्ड थे, पैलेस थे, पब्लिक वर्क था, उनको मेंटेन किया जाता था। ऑफिशियल, उनको सैलरी दी जाती थी और आर्मी को मेंटेन किया जाता था। एंड चोलास इंश्योर्ड अ फ्लोरिशिंग ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड द ट्रेडर्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मांगीग्राम। और अलग अलग जो ट्रेडर थे उन्होंने अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बना रखी थी, जिनको अपने अलग नाम से मनीग्राम के नाम से जाना जाता था। नाउ चोला सोसाइटी, लोग कैसे रहते थे वहाँ, सोसाइटी कैसी थी? किंग जो था चोला किंगडम में, किंग जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन होता था सोसाइटी का। एंड अदर मेंबर्स ऑफ द रॉयल फैमिली वर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उनको अलग अलग पोजीशन, अलग अलग ऑनर दिया जाता था सोसाइटी में। ब्राह्मण्स जो थे उनको हाई पोजीशन माना जाता था और ब्राह्मण्स को बिना टैक्स की फ्री, विदाउट टैक्स फ्री लैंड दी जाती थी, जिसको ब्रह्मदेय कहते थे, यानी कि उनको दान देना। ओके, द मर्चेंट्स टू हेल्ड अ पोजिशन ऑफ प्रेस्टीज, जो मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उनको भी एक प्रेस्टीज वाली पोजीशन दी जाती थी। एंड द स्टेट अथॉरिटीज ग्रेटली प्रमोटेड एग्रीकल्चर, आर्ट, क्राफ्ट एंड ट्रेड। लैंड सर्वे किए जाते थे टाइम टू टाइम, ताकि लैंड रेवेन्यू का एक जो सोर्स ऑफ इनकम है वो फिक्स हो सके, वो लिया जाता था बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। ओके, उसके अलावा जो मर्चेंट्स थे, जिनको छेतीस कहा जाता था, वो अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड करते थे, जैसे कि अरेबिया, पर्जिया, चाइना एंड द अदर कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। चोलास मेड रिमार्केबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पैट्रोन थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। तंजोर एंड गंगाइली कोंदलम चोलापुरम had many beautiful gardens, halls, temples and palaces. Brihmadeshwar Temple, Tanjore, built by Raja Rajeshwar, is the finest example of temple architecture in Dravid style. And lofty Gopuram gateway, multi-storied Viman decorated with sculpture, and the huge-seated Nandi, the scared bull, आर द प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टेम्पल्स। आपने साउथ में टेम्पल्स देखे होंगे जो कि बहुत ब्यूटीफुल्स हैं, अलग अलग लॉफ्टी टेम्पल बनाए गए हैं, गोपुरम उनके ऊपर होता है। ये सारे चोलास एम्पायर के टाइम पर ही बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिलीजन। उस टाइम पर मेन धर्म कौन सा था? मेन रिलीजन था उस टाइम साउथ इंडिया का हिंदुइज्म। वैष्णविज्म एंड शैविज्म वर इट्स टू मेन सेक्ट। हिंदू धर्म को दो पार्ट में बांटा गया था, वैष्णविज्म एंड शिविज्म। ओके, तो वैष्णविज्म जो थे, जो वैष्णव पीपल थे, शिविज्म जो शिव की भक्ति करते थे। भक्ति मूवमेंट उस टाइम पर हर जगह पर फेमस था, जैसे कि नयनार एंड अलवर सेंट थे साउथ इंडिया में, वो इस रिलीजन को प्रीच करते थे। ओके, शिव की प्रेज में, शिव भगवान की प्रेज में और विष्णु भगवान की प्रेज में वो गाने गाते थे। नेक्स्ट इज Adi Shankara was a great philosopher of this period. At a very young age, he became well versed in the Vedas and other religious scripture. He established in four corners of the country at Badrinath, Dwarkapuri and Kanchi. आदि शंकर जो कि बहुत फेमस फिलोसफर रहे हैं, सब जानते हैं, मेडिवल पीरियड के ही वो फिलोसफर थे जिन्होंने 4 मठ का निर्माण किया था, जो कि अब धाम के नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि बद्रीनाथ जो देश के चारों कोनों में इस्टेब्लिश किए थे, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड कांची। उसके बाद रामानुज was another great philosopher of this period. He tried to assimilate bhakti to the tradition of the Vedas and thus make the Vedas more powerful. And Madhya preached bhakti to Krishna. Now next is education and learning.
Temples played an important role in the cultural and economic life of the people. They grew into institutions providing education, जैसे medicine, hospitality, employment to people. Each temple had an attached मठ. हर एक टेम्पल का एक मठ होता था जिसमें लोगों को फ्री एजुकेशन दी जाती थी, फ्री फूड दिया जाता था, क्लॉथिंग दी जाती थी एंड स्टूडेंट्स का रहना भी वहाँ पर फ्री था. बिसाइड्स कल्चर एक्टिविटीज़ जैसे फेयर, फेस्टिवल वो मंदिर के ही प्रीमिसेस में सेलिब्रेट किए जाते थे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी जो मंदिर में ही की जाती थी. नेक्स्ट है अग्रेरियन एक्सपेंशन इन तमिलनाडु, यानी एग्रीकल्चर पर क्या फोकस किया गया था. द चोलास रूल्ड फॉर मोर देन 5 centuries एंड दे ग्रेटली एम्फेसिस प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर इन तमिलनाडु एंड पेड स्पेशल अटेंशन टू इरिगेशन. तमिलनाडु में एग्रीकल्चर पर स्पेशल अटेंशन दी गई थी. मैनी टैंक्स वर ऑल्सो बिल्ड, बहुत सारे टैंक्स बनाए गए थे. The Cholas rulers carried out elaborate land surveys for the purpose of fixing and revenue and they always kept the interest of the farmers in mind कि farmers क्या चाहते हैं, farmers खेती कैसे अच्छे से कर सकते हैं, ये main focus होता था. According to their need उनको sources, resources provide किए जाते थे. इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर ड्यू टू ड्रॉट और फ्लड, अगर किसी भी कारण, सूखा पड़ने के कारण या फ्लड आने के कारण अगर कुछ भी क्रॉप फेलियर हो जाती थी, फसल खराब हो जाती थी, द लैंड रेवेन्यू वॉज एग्जेम्प्टेड, तो लैंड रेवेन्यू को माफ़ कर दिया जाता था. लोन वर ऑल्सो प्रोवाइड टू फार्मर्स टू मीट एमरजेंसीज, और फार्मर्स को लोन भी प्रोवाइड किया जाता था इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी. नाउ हियर इज अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर. After the death of Harsha, there was anarchy and chaos in northern India. A large number of minor states emerged as independent. Gujrapartiharas ruled over Avanti for more than 3 centuries. And the Palas ruled over Bihar and Bengal. The Rashtrakutas ruled over Deccan. They provide political stability to the Deccan. In the 8th century AD, the tripartite struggle weakened the Gujrapartiharas, Rashtrakutas and Palas. In the 10th century, several Rajput kingdoms emerged in northern and central India. Notable among them were Parmars, Chauhans, Solankis, Chandelas, etc. In the 11th century, Muhammad Ghori invaded India. In the Second Battle of Tehran, he defeated Prithviraj Chauhan and it led to the foundation of the Muslim rule in India. In the Deccan region, the Rashtrakutas, Western Cholukyas, Yadavs, Hoysalas and Kakate were important kingdoms. The southern kingdoms included the Palwas, Pandyas and Cholas. The Cholas were the greatest power in South India. Vijayalaya founded the imperial Chola dynasty whose capital was at Tanjore. The Cholas built a vast empire and conquered Sri Lanka, Maldives, etc. The Cholas were a great naval power that facilitated external trade. They were efficient administrators too. The Cholas made significant contribution to education, art and architecture. They built magnificent temples and idols. आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे.